जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मुख्य रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे जो आपका टॉपिक है कोशिका कला, जिसे अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और हिंदी में एक और इसका नाम है कोशिका झिल्ली। इस टॉपिक के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से आज के सेशन में समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछला क्लास नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आज का जो आपका टॉपिक है बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, जो आपकी कोशिका कला होती है, इसका काम क्या होता है, कहाँ पे पाए जाते हैं और इसके विषय में दो सिद्धांत दिए गए हैं, वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। तो जो आज का आपका टॉपिक है इसका नाम है कोशिका कला। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, कोशिका कला या इसे कोशिका झिल्ली बोला जाता है। अब इसको क्यों बोला जाता है, और अंग्रेजी में इसका जो नाम है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारे नाम इसी के हैं, बस अलग अलग आपके नाम बताए जाते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, पहले इसको समझिए और इसका काम वगैरह क्या होता है, इसको जानना आपको ज़रूरी है। तो जैसे कि माना यह आपकी एक कोशिका है, यह आपकी एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर आपका न्यूक्लियस बीच में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। इसी के अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी के साथ साथ आपका जो है लाइसोसोम है, वैक्यूल है। बहुत सारे कोशिकाएं इसी के अंदर पाए जाते हैं। गोल्गी ऑपरेटस है, सारे कोशिकाएं इसी के अंदर पाए जाते हैं और इस कोशिकांगों को चारों तरफ जो घेरे रहता है, जो आपकी दीवार होती है, उसी ही दीवार को एक झिल्ली बोलते हैं। यानी यह जो है एक झिल्ली से घिरी रहती है, तो इसी झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहता है। जैसे कि समझ लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो एक पॉलीथीन में रख लेते हैं, और जैसे कि यहाँ पे एक पॉलीथीन में रखे हैं और यह जो आपकी पॉलीथीन है चारों तरफ से जो इसके अंदर सामान है उसको घेरे है और सुरक्षा प्रदान करती है। तो यह जो आपकी झिल्ली है, ठीक इसी प्रकार से एक झिल्ली होती है कोशिका में, और यह झिल्ली जो होती है कोशिका के चारों तरफ से घिरी रहती है और उसे सुरक्षा प्रदान करती है और आकार भी देती है। तो उसी झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली बोलते हैं। यह तो सही आपकी जंतु कोशिका की बात। अब दोस्तों, एक चीज़ आपको समझना है, जैसे आपकी यह पादप कोशिका है यानी प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है उसके बाहर एक पतली और परत पाई जाती है, इसके सबसे बाहर एक और परत पाई जाती है, और यह जो आपकी परत इसके चारों तरफ, कोशिका के चारों तरफ होती है, तो इसे कहा जाता है यह आपकी सेल वाल है, यानी कोशिका भित्ति है, जो कि मुख्य रूप से सेलुलोज नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। इसी की वजह से जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, इसी कोशिका भित्ति सेल वाल के ही वजह से उसकी टहनियाँ कठोर होती हैं और मजबूत होती हैं। लेकिन जो जंतु हैं उनकी जो कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए हम लोगों की जो आपकी हमारी जो स्किन है वो काफ़ी मुलायम और स्मूथ होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोशिका झिल्ली क्या होता है और इसके काम मुख्य रूप से इसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। अगर आपके शरीर में कहीं चोट लग जाता है, फोड़ा फुंसी कुछ भी हो जाता है, शरीर के अंदर कोई चोट लग जाती है, तो उसका रीजनरेशन करके यानी पुनः मरम्मत करके स्वतः ये ठीक कर देता है, पहला गुण। दूसरा, आपका इस कोशिका को यह एक आकार प्रदान करता है और बाहरी आघातों से, बाहरी चोट से कोशिका की सुरक्षा करता है। तो इस तरह के आपके इसके वर्क होते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि कोशिका जो आपकी झिल्ली है, इसके स्ट्रक्चर यानी जो आपकी संरचना होती है, उस संरचना के संबंध में दो वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया है, यानी दो अलग अलग थियोरी दिया है। तो एक एक थियोरी को हम लोग पूरा डिटेल से समझते हैं। तो इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं, तभी हमें समझने में आसानी होगी कि किसने कौन सी थियोरी दिया था और उसका नाम क्या है। और यह जो आपके थियोरी है काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम वगैरह में और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाएंगे। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए, जो आपकी कोशिका कला की जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को यानी संरचना को बताने के लिए दो थियोरी दिया गया। पहला जो आपका थियोरी है यूनिट मेम्ब्रेन थियोरी, यूनिट मेम्ब्रेन थियोरी। इस थियोरी को जो देने वाले वैज्ञानिक हैं उनका जो नाम है डेविड रॉबर्टसन, डेविड रॉबर्टसन साहब ने इस थियोरी को दिया था। अब इस थियोरी में इन्होंने क्या कहा, हिंदी में हो जाएगा एकक कला
मॉडल, एकक कला मॉडल मतलब एक ही कला वाली है। तो यह यूनिट मेम्ब्रान है मॉडल जो है जे डेविड रॉबर्टसन साहब ने दिया था। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, इसको आपको गौर से समझना है। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो आपकी यह कोशिका है, इसकी जो आपकी बाहरी झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, उसकी जो मोटाई होती है, यानी इसकी जो मोटाई होती है, उसकी मोटाई कितनी होती है, लगभग 75 एंगस्ट्राम आपकी उसकी मोटाई होती है। और इसके जो बाहरी परत है, एक परत पे प्रोटीन पाए जाते हैं, फिर आपकी फास्फोलिपिड, फिर उसके बाद एक लेयर फास्फोलिपिड के, फिर उसके बाद एक प्रोटीन की लेयर। तो इस तरह की इसकी संरचना होती है। जैसे कि समझिए कि यह आपकी संरचना मैं बता रहा हूँ जो इन्होंने बताया, यह आपकी प्रोटीन का अणु है, यह आपकी प्रोटीन का अणु है। अब यह प्रोटीन का जो आपका अणु है, यह आपकी प्रोटीन है, यह आपके प्रोटीन का पहला लेयर है। और प्रोटीन के लेयर के बाद इसके बीच में जो आपके फास्फोलिपिड होता है, उसकी 2 लेयर पाई जाती है, यानी 2 परत पाई जाती हैं। जैसे आपका फास्फोलिपिड कुछ इस तरह की इसकी संरचना होती है। तो आपकी इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की संरचना होती है। अब देखिए जो एक गोल वाला भाग है भाई साहब, गोल वाला जो भाग है यह हेड है, और जो लटका है यह टेल है। यह आपकी फास्फोलिपिड की एक लेयर हो गई। ठीक इसी प्रकार से इसके नीचे फास्फोलिपिड की एक दूसरी लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है, ये दूसरी लेयर। अब इसी के नीचे फिर आपका प्रोटीन का एक और लेयर होता है, यह आपकी प्रोटीन का लेयर है। तो पहला प्रोटीन, अब यह आपकी फास्फोलिपिड की फास्फोलिपिड, ये आपकी फास्फोलिपिड की कितनी लेयर है, 2 परत है, 2 परत यह फास्फोलिपिड की है। और यह आपकी क्या है, प्रोटीन है, यानी दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर है और बीच में आपकी फास्फोलिपिड की लेयर है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी यह प्रोटीन की लेयर है, इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई कितना होती है, 20 एंगस्ट्राम इसकी मोटाई होती है। और जो आपकी बीच वाली जो फास्फोलिपिड की लेयर है, इन दोनों की जो मोटाई होती है मिला के इसकी 35 एंगस्ट्राम आपकी मोटाई होती है। और ठीक आपकी जो नीचे वाली आपकी प्रोटीन की लेयर है, इसकी मोटाई आपकी 20 एंगस्ट्राम होती है। इस तरह से टोटल जो आपकी मोटाई है यह 75 एंगस्ट्राम हो जाती है। अब एक चीज़ और आपको समझना है, इसमें समझना क्या है कि जो आपकी ये फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती है, इसमें जो आपका गोल वाला हिस्सा है यह हेड है। तो हेड जो होता है, इसकी जो नेचर होती है हाइड्रोफिलिक होती है, यानी जल रागी होती है, यानी यह जल से अपक्रिया कर सकती है और जल में घुल मिल सकती है। तो यह जो आपकी हेड होती है, फास्फोलिपिड की जो आपकी हेड होती है, ये हाइड्रोफिलिक होती है, यानी जल रागी होती है, जल से अपक्रिया करके उसमें घुल मिल सकती है। लेकिन जो आपकी नीचे वाला भाग है, जो आपकी टेल है, यानी यह पूंछ है, यह हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जल विरागी होता है, यानी यह जल से अपक्रिया नहीं करेगा, भले जल में रहेगा लेकिन जल के ऊपर तैरते रहेगा, जल से अपक्रिया नहीं करता है। इसलिए आप सभी लोग देखे होंगे जो तेल होता है, जो आपके तेल वगैरह होते हैं पानी में पड़ जाते हैं तो गोल गोल बूंद बना के उसी में तैरते रहते हैं। एक हिस्सा जो आपका है ऊपर हेड वाला हिस्सा, यह जल से अपक्रिया करके पानी में चिपक जाता है, लेकिन जो आपकी टेल वाली हिस्सा है, टेल वाला जो भाग है वो पानी में ऊपर तैरते रहता है। इसलिए आपको तेल वगैरह पानी में पड़ जाते हैं तो गोल सा बूंदी बना के उसी में तैरते रहता है, आपको पता चल जाता है कि इसमें तेल पड़ा है। तो इसी की वजह से होता है, इसी को तो यह जो आपकी होती है हाइड्रोफोबिक इसे बोला जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जे डेविड रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रान मॉडल में इतनी बातें बताई हैं। तो इसको आप एक आरेख से याद रखिए कि इसको कैसे याद रखना है। स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चर आप बना भी लीजिएगा और मैं आपको आरेख से बता देता हूँ। तो आरेख में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है प्रोटीन। तो प्रोटीन की जो आपकी लेयर है, पहली आपकी लेयर प्रोटीन की है, फिर इसके बाद आपकी फास्फोलिपिड की लेयर आती है, फास्फोलिपिड, यह आपकी फास्फोलिपिड की एक लेयर है। फिर इसके बाद फास्फोलिपिड की दूसरी लेयर आ जाएगी, फास्फोलिपिड। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, प्रोटीन। तो यह आपकी आरेख है, इसमें आपकी प्रोटीन 20 एंगस्ट्राम है, फिर फास्फोलिपिड की दोनों लेयर मिला के 35 एंगस्ट्राम इसकी मोटाई है, और यह आपकी 20 एंगस्ट्राम है। कुल मिला के आपकी 75 एंगस्ट्राम इसकी मोटाई
हो जाएगी। तो यह तो रहा आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में जानकारी। अब हम लोग समझते हैं कि जो आपकी फ्लड मोजाइक मेम्ब्रेन मॉडल है उसको किसने दिया था और उसकी संरचना कैसे है। काफ़ी, हालांकि वह जो आपकी फ्लड मोजाइक मॉडल है काफ़ी आपका उसको वैज्ञानिकों के द्वारा काफ़ी मान्यता प्रदान की गई है और उसके क्या क्या कार्य हैं इसको देखते हैं। दोस्त, इस कोशिका कला की जो आपकी दूसरी थियरी है उसका जो नाम है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, इसका नाम है फ्लड मोजाइक मॉडल, यानी तरल मोजाइक मॉडल जो आपका है। इसको देने वाले जो आपके वैज्ञानिक हैं, तो दो वैज्ञानिकों ने इस थियरी को दिया था। तो पहले जो आपके वैज्ञानिक हैं उनका नाम है सिंगर, यानी गाना गाने वाले नहीं, इनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन साहब ने इस थियरी को दिया। अब इस थियरी में इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या कहा, यानी जो आपकी कोशिका कला है उसकी संरचना के बारे में इन्होंने बताया कि इसकी संरचना कैसी होती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके डायग्राम को देखना होगा, तभी जाकर सारी बातें आपके सामने क्लियर होंगी। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी फ्लड मोजाइक मॉडल है इसकी जो आपकी संरचना है कुछ इस तरह की है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो आपकी फास्फोलिपिड होती है वो इस तरह की होती है, इस तरह की फास्फोलिपिड की। इसमें भी इन्होंने बताया कि 2 लेयर होती है, जैसे कि यहाँ पे भी आपकी 2 लेयर दिखाया गया है। फ्लड मोजाइक मॉडल में 2 लेयर भी फास्फोलिपिड की होती है और इसी के बीच में, इस फास्फोलिपिड जो होता है इसी के बीच में कुछ प्रोटीन धंसे हुए होते हैं। प्रोटीन, इसमें कुछ प्रोटीन के जो अणु है वह अणु इसमें धंसे हुए होते हैं। फिर इसी के बाद फिर आपकी फास्फोलिपिड की जो आपकी लेयर है यह आगे बढ़ती रहती है, इस तरह से आगे बढ़ती रहती है, इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। ऐसे कुछ इसकी संरचना होती है। और कुछ प्रोटीन के जो आपके अणु होते हैं, जो प्रोटीन के इस फास्फोलिपिड जो लेयर होता है इसके किनारे किनारे पे होते हैं, इसके किनारे पे कुछ इस तरह के प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं, इसके किनारे किनारे पे। इन लोगों ने बताया, दोनों वैज्ञानिकों ने, कि इसकी कोशिका कला की जो आपकी संरचना होती है कुछ इस तरह की होती है। अब समझिए दोस्तों इसका नाम। तो यह जो आपकी है जो फास्फोलिपिड की लेयर है, 2 लेयर है। जो आपका है हेड वाला भाग है, यानी जो गोल भाग है, यह आपका हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, यह जल से अपक्रिया करता है। और जो आपकी लटका वाला भाग है यह आपका टेल है, यानी पूंछ, हाइड्रोफोबिक है, यह जल से अपक्रिया नहीं करता है। अब समझिए जो आपका प्रोटीन इस फास्फोलिपिड जो लेयर है इसमें जो प्रोटीन धंसा होता है, यानी जो प्रोटीन एंट्री किए रहता है, इस प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाता है। यानी जो प्रोटीन इसमें धंसा होता है उसे इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाता है। तो इसका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, इसका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो प्रोटीन आपके बाहर है, या बाहर फेरी लगा रहा है, इसके चारों तरफ फेरी लगा रहा है, तो इसे पेरीफेरल प्रोटीन बोला जाता है। तो यह जो आपकी प्रोटीन है पेरीफेरल आपका प्रोटीन है। पेरीफेरल का मीनिंग गलत हो गया, पेरीफेरल, यह आपका पेरीफेरल प्रोटीन है, इसे पेरीफेरल प्रोटीन कहा जाता है। बस इतनी चीज़ें हैं। लेकिन जो आपकी यह इंटीग्रल प्रोटीन होता है, जो आपकी इंटीग्रल, देखिए अंग्रेजी गलत हो गया मीनिंग, इंटीग्रल जो आपके प्रोटीन होता है इसकी खासियत यह है कि ये आसानी से फास्फोलिपिड लेयर से निकलते नहीं है, आसानी से अलग नहीं होते हैं। लेकिन जो आपकी पेरीफेरल प्रोटीन होता है वह आसानी से अलग भी हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। किस कारण से ऐसा होता है, जो कि आपकी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो आपकी अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया के दौरान दोनों इसी में मिक्स होते हैं। अब मिक्स कैसे होते हैं, देखिए जो आपकी फास्फोलिपिड की बाई लेयर है, ये हेड वाला है, यह जल रागी है, जल से अपक्रिया करके जल से चिपक जाता है। लेकिन जो आपकी टेल वाला भाग है यह जल विरागी है, जल से अपक्रिया नहीं करता है, जल से चिपकता नहीं है। लेकिन हेड वाला भाग चिपकने की वजह से यह प्रोटीन को भी चिपका लेता है उसी में, और प्रोटीन इस वजह से बाहर नहीं निकल पाता है, तो यह आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अब समझिए आप इसको कि जो आपकी इसमें कुछ अपक्रियाएं होती हैं, और जिस अपक्रियाओं के द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है, और यह निर्माण किस लिए आवश्यक होता है इसको समझिए। तो इससे पहले आपको जानना है कि किस वजह से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। तो इसमें आपके शुगर वगैरह भी होते हैं। तो जो आपकी पेरीफेरल प्रोटीन है, जो कि आपके इससे बाहर है, इसके चारों तरफ फेरी लगा रहा है, तो पेरीफेरल प्रोटीन हो गया। तो जो आपकी पेरीफेरल प्रोटीन है, यानी जो आपकी प्रोटीन के अणु हैं, और जो आपकी शुगर है, यानी जो आपकी चीनी है, जब यह दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या निर्माण होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण
होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है भैया। अब इसका काम क्या है आगे मैं बताऊंगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिसमें लिपिड है। अब यह जो आपकी लिपिड है, लिपिड की जो आपकी लेयर है, यह लिपिड क्या करता है, किससे अपक्रिया करता है, तो लिपिड जो है आपका यह क्या करता है, यह जो आपका लिपिड है यह मुख्य रूप से जब फिर शुगर से अपक्रिया करता है, यानी जो चीनी है इससे अपक्रिया करता है, तो क्या निर्माण करता है, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। अब यह दोनों आपके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, इसका काम क्या है, तो यह जो है कोशिका कला की बाहरी सतहों पे एंजाइम के रूप में चिपकी रहती है और यह अपने ही जैसी कोशिका की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसी के द्वारा अपने ही जैसी कोशिका की पहचान की जाती है और यह एंजाइम के रूप में कार्य करती है। जब किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, उसकी पहचान नहीं करती है, इसीलिए ब्लड जब डोनेट किया जाता है, दूसरे व्यक्ति चढ़ाया जाता है, तो उसके ब्लड ग्रुप वगैरह की काफ़ी अच्छे से जांच की जाती है कि मैच खा रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं खाएगा तो यह दोनों ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड उसका विरोध करेंगे और विरोध करने की वजह से दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ाने से ब्लड ग्रुप मैच नहीं खाएगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर किसी के शरीर में कोई अंग का प्रत्यारोपण होता है तो उसमें यह भी विरोध करती है, रिजेक्शन करता है। अगर मैच नहीं खाएगा, एक्सेप्ट नहीं करता, जब पहचान कर लेगा कि हाँ ये हमारे ही जाति का है तो उसको अपने पास रखेगा। तो मुख्य काम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का होता है और यह आपकी कोशिका कला की परत पे एक एंजाइम की भांति कार्य करता है। अब इसके अलावा आपको और भी चीज़ें समझना है। तो दोस्तों जो आपकी कोशिका कला होती है, यह जो आपकी कोशिका कला की जो मैंने मॉडल बताए, तो कोशिका के अंदर जो आपके अन्य कोशिकांग होते हैं, जैसे कि आपका माइटोकांड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, तो इन कोशिकांगों के अंदर भी, इन कोशिकांगों में भी इस तरह की एक झिल्ली पाई जाती है और यह झिल्ली सेम इसी तरह की संरचना होती है। अब जो आपकी यह कोशिका कला है, यह आपकी एक प्रकार की ऐसी झिल्ली है जिसके अंदर और बाहर कुछ विशेष प्रकार के ही पदार्थ वापस आ जा सकते हैं। तो कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, इसको भी अभी मैं बताता हूँ। दोस्तों यह जो कोशिका कला है, यह एक प्रकार की डिफरेंशियली परमामेबल मेम्ब्रान, यानी हिंदी में अवकली पारगम्य झिल्ली होती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस कोशिका कला से कुछ विशेष प्रकार के जो पदार्थ है वही केवल आ और जा सकते हैं, बाकी हर कोई पदार्थ आ जा नहीं सकते हैं। यानी यह आपकी अवकली पारगम्य एक झिल्ली है, डिफरेंशियली परमामेबल मेम्ब्रान है। और इसके लिए जो आपका जिम्मेदार होता है, तो इसके लिए जो आपका जिम्मेदार होता है, एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का जो नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। यह दो तरह के होते हैं, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। इन्हीं प्रोटीन के द्वारा जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को लेकर जाया जाता है और लेकर आया जाता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दूसरा तथ्य नहीं है, केवल यही तथ्य है। अब दोस्तों इसमें कैसे आपका जो कोई भी पदार्थ है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कैसे प्रवेश करती है, इसके लिए क्या आवश्यक होते हैं, इसको समझते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो आपकी फ्लड मोज़ेक जो मॉडल है, ठीक उसी की आपकी यह संरचना यहाँ पे दिखाई दे दे। बीच में जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन होता है, यह इंटीग्रल जो प्रोटीन होता है यह मुख्य रूप से एक एक्स्ट्रा सेलुलर आपका सिग्नल होता है। उसी सिग्नल के ही कारण यह खुलता है और बंद होता है, यानी ओपन होता है और क्लोज होता है। तो जैसे इस कोशिका के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट जैसे पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन वगैरह को अंदर प्रवेश कराना है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल की वजह से यह जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये बाहर की तरफ खुल जाता है। अब बाहर की तरफ जो खुल जाता है तो जो आपके सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन है, यह इसी रास्ते के माध्यम से प्रवेश करते हैं और जैसे जैसे ये प्रवेश करते जाएंगे वैसे वैसे इधर से पीछे से बंद होता जाएगा और बंद होता जाएगा और इधर आगे प्रवेश करके यह अंदर कोशिका में घुस जाएंगे, यानी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो मुख्य रूप से चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन के ही द्वारा इसे ढोकर लाया जाता है। अब क्या होता है, देखिए कुछ पदार्थ जो इस कोशिका से बाहर जाना चाहेंगे, ये दूसरे कोशिका में जाना चाहेंगे, तो क्या होगा, इधर से जो आपके रास्ते हैं इधर से फिर खुल जाएगा, इधर से ओपन हो जाएगा और फिर बाहर जाके अपन निकल जाएंगे। तो प्रोसेस यहाँ होता है। तो जैसा कि मैंने पहले फिगर में बताया कि धीरे धीरे जैसे प्रवेश करेंगे अंदर की तरफ, ठीक बाहर वाला जो पोर्शन आपका अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इस तरह से जो आपके जो पदार्थ होते हैं कुछ विशेष प्रकार के, वही पदार्थ कोशिका में प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए इस कोशिका झिल्ली को यानी कोशिका कला को डिफरेंशियल परमामेबल मेम्ब्रान यानी अवकली पारगम्य झिल्ली बोला
जाता है। और यह क्रिया किसकी वजह से होता है, तो इसके लिए कोशिका में ट्रांसमेम्ब्रेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसी की वजह से होता है। यह दो तरह के होते हैं, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। अब यह सिग्नल के किस सिग्नल की वजह से खुलते हैं, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मिलता है और इसी सिग्नल के ही वजह से यह प्रोटीन खुलते हैं और बंद होते हैं, और इसमें जो आपके पदार्थ हैं वो प्रवेश होते हैं और बाहर भी निकलते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज के वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बायोलॉजी से संबंधित क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।